नहीं है, चैट के लिए आपके पास अलग से अपना है, अगर उस पर चैट करनी तो आपने वहां से जाके चैट करनी, कोई इशू नहीं है, आप वहां बातें करते रहे, कोई इशू नहीं है अगर आपने नहीं भी पढ़ना तो। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फार्माकोलॉजी है, आगे हमारे पास है रिलेशनशिप अदर साइंसेस के साथ, जो बायोलॉजी के क्या क्या रिलेशन है, किस तरह से इंटरडिसिप्लिनरी हमारे पास बायोलॉजी जो है, हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इसमें देखें बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, किस चीज को स्टडी करते हैं, the study of the principle of physics. It deals with the study of the principle of physics which are applicable to the biological phenomena. इसके अंदर एग्जांपल साथ साथ दी हुई हैं इन्होंने, तो अलग से कोड करने की हमें जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीव्स इन फिजिक्स, लिवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ द एनिमल इन द बायोलॉजी। अब हमारे हैंड है, रिस्ट की मूवमेंट है, तो हमारी जो लिम्स हैं, हमारी जो बॉडी की, जैसे अपेंडिजेस कह लें, हमारे जो लिवर किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है, मैं आपको अपनी स्क्रीन ऑन करता हूँ, वीडियो ऑन। अब आप नजर आ रही है मेरी वीडियो, आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक हो गया। यस आप ये सर। देखें, ठीक हो गया, ये आपका फंक्शन है, इस तरह से देखिए, ये जो फंक्शन है ना, लिवर इस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है कि ये जो है ना, इसकी मूवमेंट है ना, किस तरह से ये मूव कर रहा है, ठीक हो गया। इसी तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है जो आपके यहाँ पे है ना, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है कि हर तरफ मूव कर सकते हैं, और वो फिजिकल इसके अंदर फिनोमिना इन्वॉल्व है, किस तरह से ये मूव करता है, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है हमारी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, और डिफरेंट कंपाउंड की क्या केमिस्ट्री है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे फोटोसिंथेसिस की मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इंस्पायरेशन, ये चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, अब देखें ना, फोटोसिंथेसिस के अंदर सारे के सारे केमिकल इन्वॉल्व हैं, केमिस्ट्री है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट के अंदर उसकी ब्रेकडाउन होती है, वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे के सारे जितने भी डिफरेंट जो है मेटाबॉलिज्म हो रही है फोटोसिंथेसिस के अंदर, या ब्रेकडाउन हो रही है, या फिर उससे नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर हम लोग केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स जो है ना, उसको केमिस्ट्री का नॉलेज हम जो है स्टडी करते हैं उसके अंदर। अब्दुल राफे, स्क्रीन के ऊपर लाइनिंग वगैरह ना लगाए, मैं आप लोगों को बताया भी था कल भी। बायोकेमिस्ट्री है या बायो मैथमेटिक्स है, अब ये क्या है, मैथमेटिक्स को द मदर ऑफ ऑल साइंस कहा जाता है, क्योंकि आप लोग फिजिक्स देख लें, आप लोग केमिस्ट्री देख लें, आप लोग बायोलॉजी देख लें, कुछ ऐसे कैलकुलेशंस आपने करनी होती हैं, वो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स का आप सहारा लेना पड़ता है, ठीक हो गया। एक्सपेरिमेंटल वर्क जितना भी होता है, वो सारा का सारा जितना भी एक्सपेरिमेंटल वर्क है, आपने एक डाटा कलेक्ट किया है कि इतने नंबर ऑफ पेशेंट थे, इनके अंदर ये फिनोमिना निकला है, तो उसको आपने कैलकुलेट करना है, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करनी है, तो उस स्टैट्स के लिए आप लोगों को मैथमेटिक्स की जरूरत है। तो बायोमेट्री या बायो मैथमेटिक्स उन रूल्स के ऊपर मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, उनको बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर यूज करने के लिए जो है ना, उसको उसकी स्टडी करनी है। बच्चे आवाज नहीं आए? ये मोहम्मद कासिम, आप लोग क्वेश्चन जितने भी हैं आप लोग अपने पास जो है ना, मतलब लिख के रख ले, एंड पे मैं आपको 5 मिनट दूंगा, वो 5 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन अपने कर सकते हैं, ठीक हो गया। बच्चे आप ही की आवाज नहीं आ रही मुझे, कोई इशू है आपके इंटरनेट में, इशू होगा वो देखिए आप। हमारे पास है बायोजियोग्राफी। अब ये देखिए डिफरेंट एरियाज के अंदर बायोलॉजी की जो टर्म्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। आप कुछ ऐसी स्पीशीज हैं, डिफरेंट स्पीशीज जो है ना, डिफरेंट एरियाज को जो है ना वो कवर कर रही है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को, जो हमारे अर्थ के ऊपर डिफरेंट एरियाज के अंदर की वो स्पीशीज जो है ना, सिर्फ उसी एरिया के अंदर होती है, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर। जैसे कैंगरू है, कैंगरू सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रेजेंट है, और किसी भी जगह पे कैंगरू प्रेजेंट नहीं है। उन एरियाज के अंदर कैंगरू है, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर या
अमेरिका के अंदर या इंडिया के अंदर या एशिया के अंदर कैंगरू प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें जो है ना जियोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। बच्चे माइक बंद कर ले, मैंने आपको कहा है। तो बायोजियोग्राफी हमारे पास ये है कि डिफरेंट और ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट एरियाज के ऊपर रह रहे हैं, इस वजह से हमें उस जियोग्राफी का भी इल्म होना चाहिए, उस नॉलेज होनी चाहिए। उस नॉलेज के लिए हम जो है ना बायोजियोग्राफी के अंदर उसको स्टडी करते हैं। अब बायो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है ना बायो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है उनसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाते हुए बताया था, जब हम मार्कोर की जो है ना देखते हैं, मार्कोर को आप स्टडी करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर मार्कोर की हंटिंग के लिए, जो गेम हंटिंग होती है, उसके लिए वो लाइसेंस एक मार्कोर मारने के लिए 10 to 15 लाख जो है ना वो देना होता है। दूसरा ये कि जो ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन है, उसकी उसको विजिट करने के लिए, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए बाहर से साइंटिस्ट जो है ना यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन सिर्फ पाकिस्तान में दरिया सिंध के अंदर प्रेजेंट है और कहीं भी वो प्रेजेंट नहीं है, और वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर वो प्रेजेंट है। तो वो ये है कि ये सारी चीज जितनी भी फील्ड्स है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे बायोमेट्री है, बायो इकोनॉमिक्स है, ये सारे के सारे आपस में। अब ये क्या करती है, बायोमेट्री डाटा एनालिसिस करती है, बायो इकोनॉमिक्स जो है ना उसके अंदर बेनिफिट्स एंड लॉसेस है, ये जो है ना वो एनवायरनमेंट के अंदर क्या बेनिफिट कर रहा है और किस तरह से वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आप बायोकेमिस्ट्री है, ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के अंदर है, जितने भी केमिकल्स इन्वॉल्व है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं। बायोजियोग्राफी के अंदर है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, और बायोफिजिक्स के अंदर हम देखते हैं मसल्स एंड बोन्स। ठीक हो गया कि वो किस तरह से मसल्स और बोन आपस में कोऑर्डिनेट करके फिजिक्स के रूल के हवाले से वो एक कोऑर्डिनेट करके मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। आप डिफरेंट कैरियर्स हैं बायोलॉजी के अंदर, वो डिफरेंट कैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेजर है कि हम लोग बायोलॉजी किस वजह से रखते हैं कि हमने एमबीबीएस करना है। एमबीबीएस और बीडीएस ये दो फील्ड्स हैं, मतलब सर्जरी और मेडिसिन। एमबीबीएस तो मेजर उसके अंदर है कि स्पेशलाइजेशन हम लोग करते हैं कि हम लोग सर्जन एक बन जाए। उसके लिए हमें सबसे पहले जो है ना वो बायोलॉजी को ऑप्ट करना पड़ता है। अगर हमने बायोलॉजी नहीं रखी तो हम लोग जो है ना अपने एमबीबीएस के कैरियर को परस्यू नहीं कर सकते। प्री मेडिकल हमें करना होगा, उसके बाद फिर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना होता है। तो ये एक प्रोफेशनल फील्ड है जो यहाँ पाकिस्तान में अंदर है। फिशरीज, फिशरीज डिपार्टमेंट है एक अलग से, पूरा पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहा है कि उसके ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ फिश की प्रोडक्शन के ऊपर वो सारा प्रोफेशनल्स हैं वो स्टडी करते हैं, फिश की प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं, उसको किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, उसको किस तरह से हम एक एरिया के अंदर हम किस तरह से फिश को ग्रो करके उसकी प्रोडक्शन बढ़ा के, फिश की प्रोडक्शन से हमें क्या फायदा होगा। प्रोडक्शन से हमारे पास ये फायदे हैं कि एक तो वो हमारे पास ये करते हैं कि फूड के तौर पर यूज हो रही है, उसकी एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक होगा, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये डिफरेंट इसके बेनिफिट्स हैं। और दूसरा ये है कि आपका जो है ना फाना जो है, फाना और फ्लोरा जो है वो एक्वेटिक जो पॉपुलेशन है वो उसके अंदर जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती अगर आप उस चीज को मेंटेन रखते हैं या ग्रो करवाते हैं। आगे एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, यहाँ पे भी डिफरेंट जो है ना डिफरेंट क्रॉप्स को उसको एनहेंस करवाया जाता है, उनकी बेटर प्रोडक्शन करवाई जाती है। वो सारे के सारे उनको मतलब किस तरह से ज़्यादा हम जो है ना फसल उगा सके ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन को उससे ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और दूसरे अलावा एनिमल्स की जो होता है, एनिमल्स के ऊपर एग्रीकल्चर के अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। जैसे बेफलो है, इनके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, इनको उनकी मीट प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, उनको मतलब उनसे मीट प्रोडक्शन हम लेते हैं, उनसे मिल्क प्रोडक्शन होती है, वो मिल्क प्रोडक्शन किस तरह से उनको इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। अब ये एग्रीकल्चर की सब फील्ड है। अगर आपको आ जाता है ना जिस तरह से आप लोगों को हॉर्टिकल्चर और क्या कहते हैं एग्रीकल्चर के अंदर क्या मतलब क्या लिंक है आपस में, तो ये देखिए एग्रीकल्चर जो है ना एक मेन फील्ड है, उसकी आगे सब ब्रांचेज हैं। आप लोग ये लिंक भी साथ लिखा करें कि एनिमल जो है एग्रीकल्चर जो है ये, उसमें आप लोगों का आंसर ये बनता था कि आप जो है ना ये क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल की प्रोडक्शन जो है ना एनिमल की बेटरमेंट के लिए जो है ना ये काम कर रही है, उनकी हेल्थ इंक्रीज कर रही है, उनकी फूड प्रोडक्शन, उनकी क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है। एग्रीकल्चर जो है ना ये सब कुछ स्टडी करती है, जबकि जो हॉर्टिकल्चर है ये सिर्फ और सिर्फ
प्लांट्स के ऊपर वर्क कर रही है। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चर है वो एक मेजर फील्ड है, और हॉर्टिकल्चर उसके अंदर आप ये बता देते हैं कि ये एक सब फील्ड है, सब फील्ड है एग्रीकल्चर की, ये दोनों साइड बाय साइड काम कर रहे हैं। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विद द कैरियर ऑफ ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल है जैसे कैटल है, शीप है, उनकी ब्रीडिंग, मतलब उनको जितना से ज्यादा उनका नंबर ग्रो करेंगे तो क्या होगा। पाकिस्तान के अंदर आप देखें हर ईद के ऊपर कितने ज्यादा जानवर ज़िबा होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो एनिमल हस्बेंड्री है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, उनका यही एक जो है ना मतलब रोल होता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका ये रोल होता है कि ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को जो है ना मतलब उनकी मीट प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके, उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी ब्रीडिंग करवाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एक खपत होती है या फिर जो है ना मतलब यूटिलाइजेशन है उनकी ज्यादा से ज्यादा हो सके, नीड्स को, पीपल की नीड्स को जो है ना पूरा कर सके। यहाँ पे हस्बेंड्री जो है ना सिर्फ एनिमल के अंदर, ठीक हो गया। हॉर्टिकल्चर जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स, ये गार्डनिंग की एक आर्ट है, ये प्लांट्स के अंदर जो है ना इसके अंदर होती है। नेक्स्ट है फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं ना फार्म के अंदर, उनको जो है ना वो स्टडी किया जाता है। डिफरेंट टाइप के फार्म है, एनिमल फार्म हो सकते हैं और फिश फार्म हो सकते हैं, कोई भी चिकन के जो पोल्ट्री फार्म है, ये सारे के सारे फार्म है, इनके ऊपर इनके अंदर बंदा जो है ना काम कर सकता है आफ्टर रीडिंग बायोलॉजी। ठीक हो गया कि फार्म के अंदर हम चिकन की प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, एग प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी इसकी एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है। अब फॉरेस्ट्री है, ये फॉरेस्ट को किस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोफेशनल है। पाकिस्तान डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री जो है ना एक अलग से एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर प्रोफेशनल्स वर्क कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेस्ट का एरिया उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवा सकें, और अगर उसके अंदर कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी हो रही है उनको जो है ना रोक सकें। ये सारा का सारा इसके अंदर ये है कि और पाकिस्तान के जो एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकें। ये सारे के सारे फॉरेस्ट्री के अंदर जो है ना स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। ये एक मेजर फील्ड है, जो आप इमर्जिंग फील्ड है। आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आया था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो मतलब डिफाइन करें बायोटेक्नोलॉजी को। इसके अंदर आप लोगों को ये देखें कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो प्रोफेशनल्स क्या वर्क करते हैं, प्रोफेशनली करते हैं द स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। ये क्या करते हैं कि यूजफुल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके ऐसे वो यूजफुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसकी वजह से ह्यूमन जो मैन काइंड है उनको बेनिफिट हो सके। अब जैसे इंसुलिन की प्रोडक्शन है, ये किस तरह से हुई थी, हमारी बॉडी के अंदर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन रिक्वायर्ड होती है, और ये लोग जब आप इसके अंदर प्रोड्यूस करना शुरू किया था उन्होंने, नॉर्मली जब इसके बगैर पहले ये क्या करते थे, पहले एनिमल्स को किल करके उनकी ब्लड से इंसुलिन कलेक्ट करते थे और वो डायबिटिक पेशेंट को दी जाती थी। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि ये जो है ये प्रोसीजर ये होता था कि उसके अंदर 5 ml 5 ml इंसुलिन आप निकालने के लिए तो तकरीबन जो है ना 200 एनिमल्स को जो है ना किल किया जाता था। तो ये एक तरीका जो है ना इनअप्रोप्रिएट था, अनएथिकल था। ठीक हो गया। ह्यूमन राइट वायलेशन थी, और दूसरा ये था कि एनिमल राइट वायलेशन हो रही थी इसकी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने एक फील्ड ऐसी निकाली कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज करते हुए किस तरह से उन्होंने क्या किया है, इंसुलिन बनाने वाला जीन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाया। बैक्टीरिया जो है आपको पता है कि 20 मिनट के अंदर वो डबल हो जाता है, और अक्सर अगले 20 मिनट के अंदर वो 4 के अंदर कन्वर्ट होगा। वो बच्चे ये एरोज क्यों लगा रहे हैं आप। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को जो ग्रो करता गया, साथ साथ उसके अंदर फिर जो है ना इंसुलिन प्रोडक्शन जो है ना वो बढ़ती चली गई। तो इसी तरह से उन्होंने योगर्ट वगैरह है, मतलब आपको दही वगैरह जो मिलती है, चीज जो आपको मिल रहा है, चीज जो है ना वो सारा का सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो जाग लगाया जाता है उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं या उसको चीज बना देते हैं। वजह जो हैंड रेज कर रहे हैं आपको मोहम्मद कासिम, लास्ट में आपसे क्वेश्चन लूंगा, 5 मिनट्स आपको दूंगा मैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कुरान एंड बायोलॉजी। कुरान एंड बायोलॉजी का ये है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोग पढ़ेंगे और साथ साथ नीचे इनका तर्जमा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया। इसको इतना ज़्यादा जो है ना एलेबोरेट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस चीज़ में, पढ़ लेंगे ना ये।
जी सर। ठीक हो गया। यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट, इनका वर्क था डिफरेंट। जैसे अभी आया था जावेद बिन नयान का जो है ना वर्क था, आप लोगों का क्वेश्चन में आया था, मैंने आपको बताया था कि जितने भी साइंटिस्ट है इनका वर्क या तो एमसीक्यूज के हवाले से या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट होता है कि किसी एक साइंटिस्ट को उठा के दे देते हैं कि आप लोग जो है ना इसका वर्क बताएं कि क्या वर्क है इसकी। इसने जावेद बिन नयान जो थे मुस्लिम साइंटिस्ट थे, इन्होंने ईरान के अंदर ये पैदा हुए थे और इन्होंने अपनी मेडिसिन जो है ना, मेडिसिन प्रैक्टिस को इन्होंने जो है ना इराक के अंदर इन्होंने प्रैक्टिस किया था और इन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन दी थी केमिस्ट्री के अंदर। और इन्होंने 2 बुक्स अपनी इन्होंने लिखी थी, मल्टीपल बुक्स लिखी थी प्लांट एंड एनिमल के। जो इनकी फेमस बुक्स है उनके अंदर जो है ना अल नबातत और अल हया। अदनान अबूजर, आप हैंड रेज किया है आपने, मैं आपको 5 मिनट्स दूंगा, बाद में आप लोग जो है वो देखिएगा ये। उसके बाद आप लोगों के पास है अब्दुल मलिक अस्मी, he is considered the first Muslim scientist who studied animals in detail। एनिमल्स को डिटेल में स्टडी करने वाला सबसे पहला साइंटिस्ट जो था अब्दुल मलिक अस्मी। उसकी जो फेमस बुक्स हैं उसके अंदर अल अबिल और अल खैल, ये जो है ना इसके अंदर अल अबिल जो है, आप वो पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर अल अबिल का क्या मतलब है, तो वो पूछेगा आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएंगे, हॉर्स है, कैमल है, ये डिफरेंट एनिमल्स के। और इसका अल खैल है, अल खैल को जो है ना हॉर्स, और इस तरह से अल वहूश, इसके बारे में ये मीनिंग पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू के हवाले से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी उसकी ये 4 बुक्स उसकी जो है ना फेमस थी। इसने एनिमल को स्टडी किया था, मतलब उसने कैमल के ऊपर बुक लिखी थी, हॉर्स के ऊपर बुक लिखी थी और डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर इसने बुक जो है ना अपना वर्क पब्लिश किया था, जो सबसे फेमस है इसके। नेक्स्ट है हमारे पास अबू अली सीना। इसने इसको जो है ना फाउंडर ऑफ मेडिसिन या फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। अबू अली सीना या एविसीना, इसको जो है ना वेस्ट के अंदर इसको एविसीना के नाम से जो है ना मशहूर है। ठीक हो गया। फिजिशियन था, फिलोसोफर था, एस्ट्रोनॉमर था और पोइट, मतलब इसके 4 रोल्स हैं। फिजिशियन था, फिलोसोफर था, एस्ट्रोनॉमर था और पोइट था। और इसकी जो सबसे फेमस बुक थी अल कुरान फी तालिब, ये इसकी सबसे नोन एज द कैनन ऑफ द मेडिसिन इन द वेस्ट। अब देखिए ना, कैनन ऑफ द मेडिसिन, आप आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द कैनन ऑफ द मेडिसिन। आप लोग जो है ना, मतलब अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि ये इट वाज द बुक ऑफ अबू अली सीना। ठीक हो गया, अबाउट द मेडिसिन। ठीक हो गया। अब या फिर अबाउट द मेडिसिन। ठीक हो गया। और दूसरा ये था कि अल कानन, अगर ये नेम आपको दे दिया जाता है कि इसका सेकंड नेम क्या है या वेस्ट में इसको किस नेम से जानते हैं, तो उसमें आप उसके पास आपके पास ऑप्शन ये होंगे कैनन ऑफ द मेडिसिन या फिर कोई और ऑप्शन हो सकता है ऐसा। ठीक हो गया। अब हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास है सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल है कि सब एटम सबसे छोटा, सबसे बेसिक पार्ट समझा जाता है, उसको कहते हैं एटॉमिक लेवल। ठीक हो गया। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट एटम्स हैं, जबकि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। अब टोटल 92 काइंड्स के आपके पास एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर से 16 जो ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो ह्यूमन बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए 16 ऐसे हैं जो बायो एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। ये ऐसे हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके अंदर प्रेजेंट है। मेरे कपड़ों में नारा डाल दें। और उन 16 बायो एलिमेंट्स में से 6 ऐसे बायो एलिमेंट्स हैं जो टोटल 99% मास को बनाते हैं। ठीक हो गया। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो इन चीजों से मिलकर बनी है, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए। आप देखें ना, जो ग्लूकोज होती है उसका C6H12O6, देखें ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ग्लूकोज मिलकर बनी होती है। ठीक हो गया। इसी तरह से और भी है नाइट्रोजन, जितने भी नाइट्रोजन बेसिस हैं, डीएनए है, हमारे पास जो प्रोटीन वगैरह का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा इनसे मिलकर बना होता है। 99% मैस जो है वो टोटल 16 में से जो 6 हैं वो बना रहे हैं, जबकि जो बाकी 10 है वो सिर्फ 1% टोटल मैस का बनाते हैं। ठीक हो गया। अब उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास था मॉलिक्यूलर लेवल, तो डिफरेंट एटम्स जो हैं वो मिल के बायो एलिमेंट्स, जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं वो मिलकर एक कंबाइंड फॉर्म के अंदर जो है ना उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक हो गया।
जितने भी बायो एलिमेंट्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर नहीं रहते, वो एक कंपाउंड बना देते हैं, वो आपस में मिलकर जो है ना बॉन्डिंग पाते हैं, उनके आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग होते हैं, उनके थ्रू वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक हो गया। जो स्टेबल पार्टिकल होता है, दो बायो एलिमेंट्स की फॉर्मेशन से, बायो एलिमेंट्स की बॉन्डिंग से जो स्टेबल पार्टिकल आपके पास बनना है, या स्टेबल पार्टिकल उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। और इसमें जो है ना हमारे पास दो तरह के टाइप्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो स्मॉलर होगा उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे, इसके अंदर ग्लूकोज है, वाटर है, एक्स्ट्रा ये चीजें आ जाती हैं। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मैक्रो मॉलिक्यूल 1000 तक चला जाता है, इसके अंदर स्टार्च है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे बायो मॉलिक्यूल मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल जो है ना ये बायो एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब जितने भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो है ऑर्गेनेलीज बनती है। ठीक हो गया। आपने जब आपको क्वेश्चन जो दिया गया था उसके अंदर आप ये लिखे बायो एलिमेंट्स, बायो मॉलिक्यूल्स असेंबल इन अ पार्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज। द ऑर्गेनेलीज आर यूजुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट्स ऑफ लाइफ इसमें सेल्स आर फॉर्म। ये आप लोग लिख देते। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये बताते कि इसकी जो है डिफरेंट एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। जैसे ये एग्जांपल है, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ये आपके पास आ जाती थी एग्जांपल। और उसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे न्यूक्लियस है उसकी फंक्शनिंग आप लिख देते। आपने फोर्थ चैप्टर में अंदर न्यूक्लियस को पढ़ा था, तो आप लोग वहां का नॉलेज आप इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते थे, और आप लोग इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था जो बच्चों ने बहुत ज्यादा बच्चों ने गलत किया हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास टिश्यू लेवल। अब टिश्यू की आपने डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन तो चलिए आप करेंगे, लेकिन ये है कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टिश्यू। ये एक टिश्यू की डेफिनेशन थी, आप ये डेफिनेशन लिखते। ठीक हो गया। आप इसी तरह से ये भी एक डेफिनेशन हो सकती थी। नेक्स्ट जो है ना, वी कैन डिफाइन टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। ये भी एक डेफिनेशन, मतलब ये दो डिफरेंट डेफिनेशन ने दी हुई है, ये दोनों लिख दें या फिर कोई एक डेफिनेशन लिख दें आप, तो वो ये इस तरह से आपका रिजॉल्व हो जाना था। ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज इट्स ओन लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। जैसे जो है ना मतलब ये है कि हर एक सेल, आप इसके अंदर एग्जांपल के तौर पर आप क्या कर सकते थे, एग्जांपल के तौर पर आप ये लिख सकते थे, आपके जो सेल्स हैं, आपके लिवर के सेल्स हैं, उनका क्या फंक्शन है। आपके जो हार्ट सेल हैं उन्होंने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और पंप करना है, ब्लड को पंप करना है। ठीक होगा। ऐसे आपके लंग्स के सेल्स हैं, उन्होंने क्या करना है, रिस्पिरेशन के अंदर हेल्प करना है। आप लोगों को मैंने बताया था, आपके पास कोई भी चीज आती है, आप सबसे पहले एग्जांपल अपनी बॉडी के अंदर देखें कि क्या क्या चीजें, टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर कौन सा टिश्यू है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और दूसरा आप लोगों ने टिश्यूज ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं। ठीक हो गया। कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा कार्डिक टिश्यूज है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मसल टिश्यूज है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारा का सारा आप जो है ना इस चीज के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। अब डिफरेंट टिश्यूज जो है वो मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक हो गया। ये ऑर्गन की डेफिनेशन हो गई। सिमिलर टिश्यूज मिलके जो एक जो है ना मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम जो है ना ये डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गेनाइज या असेंबल टू फॉर्म अ सिमिलर फंक्शन इज नोन एज ऑर्गन। अब देखिए जो कार्डिक टिश्यूज थे उसके अंदर डिफरेंट टिश्यूज हैं, वो टिश्यूज हमारे पास एक ऑर्गन बना रहे हैं। जैसे हमारे पास एक हार्ट एक ऑर्गन बन गया है, लिवर एक ऑर्गन बन गया है, स्टमक एक ऑर्गन बन गया है, डिफरेंट टिश्यूज उसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। हमारे पास जो है ना ये सारे का सारा। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके जो है ना फंक्शन परफॉर्म करें। जैसे आपकी एग्जांपल कौन सी आएगी, आपकी डाइजेशन की एग्जांपल आएगी। डाइजेशन के अंदर आपका माउथ इन्वॉल्व है, आपकी। जी बच्चे। सर लास्ट 5 मिनट रह गए, वो क्वेश्चंस नहीं पूछने। जी मैं भी पूछ लेता हूँ अभी, ये सिर्फ ये ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट करके आपसे मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। बच्चे ये लाइनें ड्रॉ करना बंद कर दें। ऑर्गन सिस्टम लेवल आपके पास कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ये होगा आपका जो है ना आपका डाइजेशन का फिनोमिना है। डाइजेशन एग्जांपल के तौर पर आप ये लिख सकते हैं, डाइजेशन है, डाइजेशन का क्या फंक्शन है, उसके अंदर कौन कौन से आपके ऑर्गन इन्वॉल्व है। आपका माउथ इन्वॉल्व है, आपकी टंग इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। उसके अलावा आपका एसोफेगस, आपकी जो है ना मतलब जो आपकी खुराक की नाली है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, आपका स्टमक इन्वॉल्व है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है। उसके अलावा डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ना वो सारे के सारे एंजाइम जो है, ये लाइंस ड्रॉ करना बंद कर दे, मैंने आपको कहा जितने भी ये सारे के सारे इन्वॉल्व है वो सारा का सारा डाइजेशन मतलब ऑर्गन सिस्टम, ये आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। ठीक हो गया। और इसी तरह से आपका जो है ना मतलब डाइजेशन सिस्टम बन गया, सॉरी। आपका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर आपके लंग्स इन्वॉल्व है, आपकी नोज है, आपका
जो है ना मतलब सर आपकी सांस की नाली मारेंगे है, ये सारी की सारी चीजें। ठीक हो गया? तो बच्चे ये आप लोग जो है ना मतलब ऑर्गन सिस्टम तक करेंगे। नेक्स्ट जो है ना मतलब इंडिविजुअल और ये पॉपुलेशन लेवल सर जुड़िए। कल आपको जो है ना बताऊंगा। ठीक हो गया? तो अभी जो है आप लोग जो है ना मतलब 1 by 1 हैंड रेज करें, मैं जिसको कहूंगा वो क्वेश्चन करता जाए। माइक ऑफ रखे, मैं जिसको कहूंगा वो माइक ऑन कर ले, हैंड रेज कर दे। हैंड रेज करें, मैं उसको कहूंगा वो मतलब क्वेश्चन कर सकता है। माइक ऑफ कर दे और जरा जल्दी कर ले, सिर्फ 4 मिनट्स हैं। जी मोहम्मद एहसन, आपने हैंड रेज किया। मोहम्मद हमाद आपने किया, तो मोहम्मद हमाद आप कर लें। सर बायोजियोग्राफी नहीं समझ आई थी। बायोजियोग्राफी का मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट एरियाज के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। ठीक हो गया? जी तो उसलिए हम उस जियोग्राफी के अंदर के, जैसे मैंने आपको बताया कि कैंगरू के एग्जांपल दिया आपको, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही क्यों प्रेजेंट है, बाकी एरिया के अंदर क्यों नहीं प्रेजेंट? कि वहाँ का कोई एरिया या क्लाइमेट के अंदर या जियोग्राफी के अंदर कोई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे है, बाकी जगह पे वो कैंगरू प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक हो गया? तो उसके लिए हमें जियोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक हो गया? नेक्स्ट चले जी। हैंड रेज करें बच्चे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। तो क्वेश्चन है बच्चे? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर आज की डायरी बता दें। आज की डायरी मैं आपको व्हाट्सएप भी करवा दूंगा। आज की डायरी ये है कि आप लोगों ने इसके अंदर वो एक प्रॉपर शेप के अंदर ये जो ऑर्गन सिस्टम मैंने आपको बताया है, ठीक हो गया, और डिफरेंट फील्ड्स हैं, आप लोग नेट से सर्च करें या जहां से भी इसको सर्च करें, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कौन कौन सी, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं और कहाँ कहाँ पे उनके जो हेड ऑफिस हैं। ठीक हो गया? जैसे वो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री का हेड ऑफिस कहाँ पे है और कहाँ कहाँ पे वर्क कर रही है। ठीक हो गया? उसके बारे में आपने एक असाइनमेंट बनानी है, सिर्फ 1 पेज। बच्चे ये लाइन ड्रॉ करना बंद करें। ठीक हो गया? तो उस तरह से आपने एक असाइनमेंट बनानी है। किसके बारे में वो बनानी है असाइनमेंट? आपने असाइनमेंट एक बनानी है। असाइनमेंट के अंदर आपका ये होगा, अभी मीटिंग थोड़ी देर के अंदर खुद ब खुद एंड हो जाएगी, मैंने 40 मिनट का टाइमर लगाया हुआ है इसके ऊपर। तो उसके अंदर ये क्या करना है, आपने एक असाइनमेंट बनानी है। असाइनमेंट का सीन ये होगा कि आपने जितनी भी जो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर है ना, जैसे जो प्रोफेशंस है मैंने आपको बताया, जैसे फॉरेस्ट्री गार्ड है, ठीक हो गया, तो ये कहाँ पे वर्क कर रही है, इसका जो हेड ऑफिस है कहाँ पे है, ठीक हो गया, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है वो कहाँ पे वर्क कर रहा है। तो वो आपने एक पेज, सिर्फ एक पेज आपने लिख के रखना है। तो वो मैं कल वीडियोस ऑन करके 1 by 1 आपके चेक कर लूंगा। समझ आ गई है? जैसे ये था ना